नमस्कार। चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। देश में शिक्षा व्यवस्था में एक लंबे अरसे से कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि दुनिया बदली, लोगों की सोच और जरूरतों में भी परिवर्तन आया। बदलाव की आवश्यकता को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति 2022 का एक लंबे अध्ययन के बाद मसौदा लेकर के आई। नई शिक्षा नीति का मसौदा इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया। उद्देश्य था शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे साफ शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है कि हमने प्राइमरी कक्षा में मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, जूनियर कक्षाओं में भी इसको थोड़ा और विस्तार से पढ़ा। सूरदास की यह पंक्तियां हाई स्कूल, इंटरमीडिएट से होते हुए स्नातक, परास्नातक और अंत में शोध तक को पूरा कर लिया। यह उदाहरण अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, लेकिन कमोबेश वर्तमान शिक्षा व्यवस्था कुछ ऐसी ही है। अब जबकि हमारे जीवन में सूचना का संसार घर कर चुका है, तो बदलाव की आवश्यकता आवश्यक हो चुकी है। नई शिक्षा नीति का मसौदा न केवल सार्वभौमिक है, बल्कि वर्तमान जरूरतों के हिसाब से भी है। इस नई शिक्षा नीति के देश के 2 राज्यों ने, कर्नाटक और मध्य प्रदेश ने अपना लिया है, तो उत्तर प्रदेश भी साल 2022-23 तक लागू करने का लक्ष्य तय किया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों पर अमल करते हुए स्नातक के पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने का निर्णय लेते हुए सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देश दिए हैं। और यही नहीं, 2023 से हाई स्कूल और 2025 से इंटर की बोर्ड परीक्षाएं नए पैटर्न पर कराने का निर्णय किया है। आज इसी पहल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर राम शरण शाही, जो अंबेडकर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और इसके साथ ही वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो स्टीयरिंग कमेटी है उत्तर प्रदेश की, उस समिति के सदस्य भी हैं। और लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉक्टर अमित कुशवाहा, 2 शिक्षाविद, हमारे इस नई शिक्षा व्यवस्था को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शाही जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि ये नई शिक्षा नीति अगर सरल शब्दों में हम कहें कि है क्या, जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उससे कितनी अलग है? देखिए, स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान एक बड़ा विषय था कि एक ऐसी शिक्षा भारत में लागू की जाए जिसकी जड़ें भारतीय मूल्यों से, भारत की परंपराओं से, भारत की मिट्टी से जुड़ी हो। और ये डिबेट आजादी के दौरान भी खूब चला। और इसी क्रम में 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, विद्यापीठों की स्थापना हुई देश में, कि एक भारतीय मूल्यों पर आधारित एक देशभक्त युवा, संस्कृत निष्ठ युवा तैयार हो। लेकिन हम सब जानते हैं कि आजादी के दौरान अंग्रेजी शासन व्यवस्था का एक मंतव्य था कि इस देश में ऐसा युवा तैयार हो जो अपनी जड़ों को भूल चुका हो, जो भारत के मूल्यों और परंपराओं से उसका नाता न हो। और जब ऐसा होगा, अपनी परंपराओं से कटेगा, अपने मूल्यों से कटेगा, तब वो पश्चिम जैसा सोचता है या जैसा परिवर्तन शासक करना चाहता है उस दिशा में वो आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें कहा जाता है कि शिक्षा परिवर्तन का सबसे सबल साधन है। अगर कोई समाज में बड़ा परिवर्तन लाना है तो कुछ मत करिए, उस देश की शिक्षा व्यवस्था बदल दीजिए, जैसा परिवर्तन चाहेंगे वैसा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो ये लड़ाई उसी दौरान से चल रही थी। आजाद भारत में हम सबने ये सोचा था कि देश की अपनी शिक्षा नीति होगी। वो शिक्षा नीति ऐसी होगी जो देश के युवाओं को देश की परंपराओं से जोड़ेगी, देश की युवाओं को उसके मातृभूमि से जोड़ेगी, देश की युवाओं को उसकी भाषा से जोड़ेगी, देश की युवाओं को उसके मिट्टी और संस्कार से जोड़ेगी। लेकिन हमने देखा कि शिक्षा के द्वारा सूचनाओं का तो प्रसारण हुआ, लेकिन शिक्षा के द्वारा इंफॉर्मेशन हमने दिया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का काम नहीं हुआ। तो शिक्षा इंफॉर्मेशन का सेंटर न बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटर बने, इसके लिए शिक्षा में बड़े बदलाव की आवश्यकता थी। और उसी बदलाव की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाने का प्रयास किया गया। जी बिल्कुल। रामशरण जी, बहुत ही अच्छी तरह से कई बार इस बात को लेकर के हमारे समय में भी डिबेट होती रही कि ये जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है अंग्रेजों की दी हुई है, मैकाले की शिक्षा व्यवस्था है, और कहीं न कहीं हमारा जो युवा है वो, आप जैसा आपने कहा कि हमने सीखा तो, लेकिन लर्निंग प्रोसेस में रहे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ। हमें जो राष्ट्रीय बोध होना चाहिए था, वो बोध जो है इस शिक्षा व्यवस्था से नहीं आ पा रहा था। कहीं न कहीं इस चीज को महसूस किया गया। अमित जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने राज्यों से बात कही है लागू करने की, ये अपने आप में एक बड़ा सार्थक प्रयास है। आने वाली, हम अगर देखें कि अपनी आज़ादी के हम 75 वर्ष मना रहे हैं, अमृत काल चल रहा है। हाँ, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आने 25 वर्षों में भारत कैसा होगा, एक नया भारत कैसा होगा, उस नए भारत की
जो पीढ़ी जिसे आगे ले जाएगी वो पीढ़ी किस तरह के भावों से, मूल्यों से भरी होगी, ये एक बड़ा ही चिंतनीय विषय रहा है। और जैसा कि अभी शाही जी ने कहा कि वर्तमान की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है इन सारे मूल्यों से, इन संस्कृति और राष्ट्रीयता के इस बोध से बहुत दूर है। कारण है कि जिस तरीके का यहाँ पर इतिहास के साथ खिलवाड़ हुआ, यहाँ पर एक खास तरह का इतिहास परोसा जाता रहा, भारतीय मूल्यों से शिक्षा व्यवस्था को दूर किया गया, पीढ़ियों को दूर किया गया, इससे कहीं ना कहीं एक आने वाली पीढ़ी में बहुत बड़ा एक तरीके से रिक्त स्थान बन रहा है, जिसकी वजह से भारत जो कि बहुत तेजी से उमड़ रहा है अपने सूचना संचार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और तमाम क्षेत्रों में, तो उस लिहाज को देखते हुए, उस विषय को देखते हुए अगर देखा जाए तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मौलिक बदलाव होने चाहिए। इसकी बहुत लंबे समय से मांग थी। जैसा कि बताया कि 34 वर्षों के उपरांत ये नई शिक्षा नीति को हमने स्वीकार किया है और धीरे धीरे सभी राज्य इसके लिए मन बना रहे हैं। कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकारों ने इसे स्वीकार किया, उत्तर प्रदेश की सरकार तैयार है इस विषय को स्वीकार करने के लिए। तो ये एक बड़ा परिवर्तन राष्ट्रीयता के बोध को जगाने का भी है और भारतीय मूल्यों के परख शिक्षा व्यवस्था को लागू करने का एक विषय है। ये केंद्र सरकार का एक सराहनीय कार्य है। बिल्कुल प्रोफेसर रामशरण जी, आपकी बात से अमित जी भी सहमत हैं, मैं भी सहमत हूं। और आपने जैसा कहा कि एक नए दौर में एक नई शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपनों को जान सकें, अपने को जान सकें और अपनों को भी जान सकें, साथ में ज्ञानवर्धन भी कर सकें और दुनिया के मुकाबले हम अपनी चेतना के साथ पूरी तौर पर खड़े हो सकें। लेकिन वर्तमान जो नई शिक्षा व्यवस्था जिसको हम अपनाने जा रहे हैं, अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर वह जो है 5 हिस्सों में बटी हुई दिखाई देती है, जिसमें फाउंडेशन स्टेज है, प्रीपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है। जो स्टेजेस ये क्रिएट किए जा रहे हैं, थोड़ा सा उसके विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जब 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी तो उस समय एक स्ट्रक्चरल चेंज लाया गया और 10+2+3 का सिस्टम इस देश में एजुकेशन में एक यूनिवर्सल सिस्टम लागू होगा, इस कल्पना के साथ आया और लागू भी हुआ। तो 10 का मतलब कक्षा 1 से 10 तक की पढ़ाई, स्कूल एजुकेशन, उसके बाद सीनियर स्कूल +2 मतलब 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन 2 साल का था, अब 3 साल का। तो 10+2+3 का स्ट्रक्चर इस देश में लागू हुआ। लेकिन हमने देखा कि 6 वर्ष के बाद बच्चा जो है प्राइमरी एजुकेशन में प्रवेश कर रहा था। तो अभी दुनिया के तमाम शोध के जो परिणाम आए हैं उससे ये ध्यान में आता है कि बच्चा, और भारत की परंपरा, जैसा कि हम कहते हैं कि यह शिक्षा नीति भारतीय परंपराओं पर और भारतीय विज्ञान पर आधारित है। तो भारत का विज्ञान तो पहले से कहते हैं बच्चा मां के गर्भ से सीखना शुरू करता है। तो 6 वर्ष का वो बच्चे का समय अवधि जो लर्निंग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है और विज्ञान ये कहता है कि 85% मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है और 6 वर्ष की अवस्था तक विद्यार्थी कुछ सीखने की स्टेज में नहीं होता है या सीखने का कोई नियोजित प्रयास हमारे द्वारा नहीं होता है। उस दौरान उस समय अगर सिखाया जाए तो सीखने की प्रक्रिया ज्यादा सुगम होगी, ज्यादा सहज होगी और ज्यादा प्रभावी होगी। इसलिए इस शिक्षा नीति में परिवर्तन करते हुए ये फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज और स्कूल एजुकेशन 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर लाएगा, ताकि प्रारंभ से ही बच्चा, क्योंकि वो जो 2-3 साल का वेस्टेज हो रहा था उस वेस्टेज को दूर करते हुए और दूसरे भारत के विज्ञान के साथ उसके जोड़ा जाए, भारत की भाषाओं के साथ जोड़ा जाए। ये भी एक बहुत बड़ा, मैं इस शिक्षा नीति के संदर्भ में 2-3 बातें महत्वपूर्ण की। एक तो ये शिक्षा नीति है जो पहली बार भारतीयता पर आधारित है और भारत की भाषा, भारत का विज्ञान, भारत का इतिहास और भारत का बोध, ये बातें शिक्षा में छूट रही थी, तो उन सबका समावेश करने का प्रयास किया गया। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस शिक्षा नीति के संदर्भ में मुझे जो लगता है कि ये स्टूडेंट सेंट्रिक, छात्र केंद्रित शिक्षा नीति है। अब तक शिक्षा के केंद्र में शिक्षक था, लेकिन पहली बार ये शिक्षा नीति शिक्षा के केंद्र में छात्र को रख करके और इस शिक्षा नीति को बनाने का प्रयास किया गया है। और 2-3 महत्वपूर्ण सुझाव इस दृष्टि से है कि एक तो जैसे विद्यार्थी को एग्जिट, जब चाह अगर कोई कठिनाई आई और किसी कठिनाई के कारण उसने पढ़ाई छोड़ दिया तो पुनः वापस आने की व्यवस्था नहीं थी, अब वो पुनः चाहे तो वापस आ सकता है। दूसरी बात यह है कि वो विषयों के चयन में उसको स्वतंत्रता नहीं थी। अगर वो गणित संवर्ग में जाना चाहता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स उसको पढ़ने पड़ते थे। बायो संवर्ग में जाना चाहता है, कई ऐसे उदाहरण कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री उसे पढ़ने पड़ते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि लड़का मैथमेटिक्स में उसकी रुचि है, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा जानता है, लेकिन वो मैथमेटिक्स के साथ साथ साहित्य में उसकी रुचि, हिंदी भी पढ़ना चाहता है, वो हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है, लेकिन वो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता है। मैथमेटिक्स में उसके बहुत अच्छे नंबर पाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में वो फेल हो जाता है और केमिस्ट्री में फेल होने के नाते वो ग्रेजुएशन नहीं कर पाता है। आज उसको सुविधा ठीक है, अगर
समय केमिस्ट्री में नहीं फेल हो पा रहा है तो हिंदी ले ले, हिस्ट्री ले ले, अपनी रुचि के अनुसार विषय लेकर के अपनी योग्यता का विस्तार कर सके। पढ़ाई अभी देखिए, एक कोटा का मैं एक उदाहरण आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि कोटा में आज कोटा कोचिंग के एक बड़े हब के रूप में हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। अभी वहां के जिलाधिकारी ने 2 वर्ष पहले वहां एक पत्र लिखा सारे अभिभावकों को और कहा कि जिलाधिकारी के नाते मैं बहुत ही अपने जीवन का सबसे खराब समय मान रहा हूं कि सर्वाधिक 30 छात्रों के सुसाइड नोट पर दस्तखत करने का मुझे यहां अवसर मिला। ये मेरे लिए एक दुर्भाग्य का कारण था। इसलिए और 3 सुसाइड नोट का जो मैंने स्टडी किया तो एक लड़के ने वो इंजीनियरिंग की तैयारी करने गया था, इंजीनियरिंग की परीक्षा भी पास कर लिया था, जिस ट्रेड से और जिस कॉलेज से वो पढ़ाई करना चाहता था वो सारी बातें उसको मिल गई थी, लेकिन वो पढ़ाई प्रवेश करने के बाद 6 महीने के बाद उसने आत्महत्या किया और अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मुझे पुनः वही विषय 4 साल पढ़ने पड़ेंगे जिन विषयों को आगे मैं नहीं पढ़ना चाहता था। तो छात्र की रुचि के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसकी क्षमता का निर्माण करें, लेकिन आज उसकी रुचि के अनुसार विषय पढ़ने की स्वतंत्रता, तो ये भी स्वतंत्रता इसमें दी गई। इसलिए ये शिक्षा नीति की बड़ी, एक तो भारत और भारतीयता पर आधारित है और दूसरे छात्र केंद्रित शिक्षा नीति है। इस दृष्टि से इससे हम लोग काफी बदलाव की अपेक्षा रखते हैं। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आपने बहुत ही बेहतर तरीके से इस नई शिक्षा नीति को हमें समझाया है। अमित जी, अभी आज शासन ने निर्देशित किया है उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को कि वो ग्रेडिंग प्रणाली अपनाएं। ये ग्रेडिंग प्रणाली क्या है और किस तरह से अपनाने पर किस तरह से नंबरों से, जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से बच्चों को जो है सहूलियत होगी, तो ये ग्रेडिंग से जो है स्नातक और परास्नातक के जो छात्र हैं उनको किस तरह से सुविधा महसूस होगी? देखिए, देश के तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जा चुकी है। अब सरकार ये चाह रही है कि सार्वभौमिक रूप से ग्रेजुएशन के स्तर तक हमें इस ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया जाए। ग्रेडिंग पॉइंट एक एवरेज सिस्टम है जिसके माध्यम से आप क्लासिफाइड करते हैं बच्चों के वर्ग को, जैसे कि ए ग्रेड है तो 90% से अबव बच्चा होगा, बी ग्रेड है तो 89% से अबव का बच्चा होगा, सी ग्रेड, इस तरीके से आप सी ग्रेड में आते हैं तो 59 से 89 के दरमियान बच्चे वो आते हैं। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन बनाया है जो कि ए से लेके एफ तक चलता है, ए बी सी डी एफ। तो इस तरीके से एक व्यवस्था अपनाई जा रही है, क्योंकि ये व्यवस्था पूरे विश्व भर में अपनाई जाती है और 1972 में पहली बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस व्यवस्था को अपनाया था। विलियम फेशियर ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। उसके बड़े सार्थक परिणाम देखने को मिले कि जिस तरीके से मानसिक तनाव बच्चों का परसेंटेज को लेकर, नंबर को लेकर रहता है, वो धीरे धीरे घटने लगा। बच्चों के, छात्रों का सर्वांगीण विकास इससे सुनिश्चित किया जाने लगा। इसी के साथ साथ जो एक तरीके का बहुत ही नकारात्मक वातावरण बन जाता है अंकों के लिहाज से, वो भी धीरे धीरे दूर होने लगा। इससे एक बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिला है। तो भारत सरकार चाहती है कि इसी तरह का एक परिवर्तन हम अपने भी शिक्षा व्यवस्था में करें, जिससे कि हमारे देश के बच्चों का जो मानसिक तनाव है परसेंटेज को लेके, आपने देखा होगा कि ग्रेजुएशन में जब 12वीं का बच्चा पास करता है तो बड़े परसेंटेज का उसको एक मानसिक तनाव रहता है कि उसका परसेंटेज के आधार पर कहाँ उसका एडमिशन होगा, वो स्नातक में कहाँ पढ़ने जाएगा, उसकी रुचि के अनुसार विषय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी रुचि के अनुसार कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तमाम तरह की उलझनें अभिभावक भी फेस करते हैं, उसके साथ साथ छात्र तो फेस कर ही रहा होता है। तो इससे एक समाज में एक तनाव की स्थिति पैदा होती है। अभी शाही साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि सुसाइड्स आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इस तरह का एक कंपटीशन और एक नकारात्मक वातावरण शिक्षा के क्षेत्र में बन गया है कि अभिभावक से लेकर वातावरण से गुजर रहा होता है। तो सरकार ने इन्हीं सब तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एक ग्रेडिंग सिस्टम की व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया है यूजीसी ने, जिसके माध्यम से जो पनप रहा तनाव जो समाज में है उसे हम कम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को एक सार्वभौमिक रूप से, क्योंकि जब बच्चा यहाँ पर परसेंटेज की लड़ाई लड़ रहा होता है और कहीं बाहर विदेश यूनिवर्सिटी में जाना होता है तो वो कहते हैं कि आपके ग्रेडिंग सिस्टम में मार्किंग नहीं है, आपको पहले हमारे यहाँ, जैसे कि ग्रेजुएशन करके बच्चा मास्टर्स के लिए बाहर जाता है तो बाहर की विश्वविद्यालय उसे स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं हमारे यहाँ पहले 1 साल का एमए रिसर्च कीजिए, हमारे कुछ जो क्राइटेरिया उनको आप फिलफिल कीजिए, तब आप हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं। तो इस तमाम तरह की जो रुकावटें थी उसको भी हम ग्रेडिंग सिस्टम के लाने से दूर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बच्चों का वर्गीकरण,
उनके मानसिक स्तर का, उनके सामर्थ्य का हम आसानी से कर सकते हैं। ये एक बड़ा ही सार्थक प्रयास साबित होने वाला है। तो सरकार यही चाहती है कि इस ग्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था को हम शिक्षा व्यवस्था में लाएं जिससे इन तमाम नकारात्मक चीजों को शिक्षा व्यवस्था से दूर किया जा सके और सकारात्मक रूप से बच्चा अपने भविष्य की साफ तौर पर नकारात्मकता जो है उसको समाप्त करना है। उसके साथ में ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दुनिया है जिससे तेजी से हम जुड़े हैं, वहां भी हमारी स्थिति जो है मजबूत रहे और उनकी व्यवस्थाओं के अनुरूप हमारी व्यवस्था हो, जिससे कि विद्यार्थी को अगर बाहर पढ़ने जाना है तो वहां पर उन कठिनाइयों को फेस न करना पड़े। प्रोफेसर रामशरण जी, एक चीज और इसकी प्रस्तावना में अगर नई शिक्षा नीति की हम देखें तो एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सार्वभौमिकीकरण। निश्चित रूप से यह बहुत ही कठिन शब्द है। कठिन शब्द इन मायनों में है कि अभी तक जो हमारी व्यवस्था थी उसमें सीबीएसई बोर्ड था, आईसीएसई बोर्ड था केंद्रीय स्तर पर, उसके अलावा उत्तर प्रदेश अपना परीक्षा लेता है, राजस्थान का अपना बोर्ड है 10+2 में, तो हर प्रदेश की अपनी अपनी एक व्यवस्था है। सार्वभौमिकीकरण की जो बात कही गई है इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? देखिए, एक बड़ा पॉपुलर नारा हुआ कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा अभी राइट टू एजुकेशन बिल आया, इसी को ध्यान में रख करके लाएगा कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जीवन जीने के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का वो फंडामेंटल राइट है कि वो उसको मतलब एक निश्चित स्तर की शिक्षा मिले। और आज मैं ये कहता हूं कि आजादी के पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में इंपीरिकल असेंबली में राइट टू एजुकेशन बिल रखा था। और शिक्षा के संदर्भ में भारत में कितनी जागरूकता थी कि 1830-35 के आसपास 3 रिपोर्ट आई थी एजुकेशन की। एक तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत को लेकर के एडम रिपोर्ट थी, वो पंजाब प्रांत को लेकर के लीटन रिपोर्ट थी, और मद्रास प्रांत को लेकर के मुनरो रिपोर्ट थी। और ये तीनों रिपोर्ट में ये थी कि गांव-गांव में विद्यालय थे और भारत में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। जब ब्रिटेन में शिक्षा का इतना प्रसार नहीं था, तब भारत में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। तो भारत में शिक्षा का सामाजिकरण से सार्वभौमिकरण का एक प्रतिमान हमने दुनिया के सामने रखा था कि गांव-गांव में आज जो औपचारिक विद्यालय के केंद्र हैं वही नहीं, बल्कि छोटे छोटे गांव में पेड़ के नीचे जो शिक्षित व्यक्ति रहता था वो शाम को अपना एक सामाजिक दायित्व समझता था। और स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि मैं तब तक प्रत्येक पढ़े लिखे व्यक्ति को कृतज्ञ समझता हूं जब तक कि वह उनके पैसे से स्वतः शिक्षा प्राप्त किया है, लेकिन अपने बंधु बांधव या समाज के वंचित लोगों की शिक्षा की चिंता नहीं करता। बिल्कुल, वो ये कहते हैं कि वो प्यासे को कुएं के पास नहीं जाना चाहिए, अगर प्यासा कुएं तक नहीं पहुंचता है तो कुएं को भी प्यासे के पास जाना चाहिए, और सबको शिक्षा जरूर इस देश में मिलनी चाहिए। तो इस दृष्टि से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि 2030 तक जितने लोग शिक्षा चाहते हैं, जितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, सबको शिक्षा देने के संकल्प को हम पूरा करेंगे। क्योंकि शिक्षा का लक्ष्य, अगर कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उसने अपनी रिपोर्ट की टाइटल ही रखी थी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। शिक्षा का राष्ट्रीय विकास से सीधा संबंध है। तो अगर राष्ट्र को विकास के मार्ग पर आगे ले जाना है तो देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा की व्यवस्था से जुड़ना होगा। इस देश में जितने भी युवा हैं, एलिजिबल एज ग्रुप जो है, वो प्रत्येक युवा विद्यालय में पहुंचे और सबको शिक्षा मिले, तब शायद जो समर्थ राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र और समृद्ध राष्ट्र की बात करते हैं तो वो संकल्पना साकार होगी। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है कि समाज में रहने वाला प्रत्येक छात्र को शिक्षा से वंचित होने के सारे अवसरों को बंद कर दिया जाए और उसको शिक्षा प्राप्त करने का अर्थ गुणवत्ता युक्त शिक्षा। बिल्कुल। तो प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त हो, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, न कास्ट के, न रिलीजन के, न रीजन के आधार पर, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था मिले। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, आपने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया है। अमित जी, मैं आपके पास पहले आऊं उससे पहले मैं जो 10+2 की व्यवस्था है, जिसको हम छोड़ करके नई व्यवस्था में जाने वाले हैं, 5+3+3+4, ये व्यवस्था है जिसमें फाउंडेशन स्टेज, जैसा कि आपने भी कहा प्रोफेसर साहब ने कि फाउंडेशन स्टेज जो है 6 वर्ष के पहले बच्चे के अंदर सीखने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। उस दौरान उस फाउंडेशन स्टेज में अगर 3 वर्ष तक बच्चों को प्री स्कूलिंग या फिर आंगनबाड़ी
केंद्रों में रखा जाएगा तो निश्चित रूप से उनमें एक सकारात्मक प्रतिभा का विकास होगा। इसी तरीके से कक्षा 2 वर्ष कक्षा 1 एवं 2 स्कूल पढ़ने के लिए रखा गया है। ये 5 साल पूरा होगा। उसके बाद 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कवर किया जाएगा। इसी के साथ जो है ग्रेजुएशन लेवल पर भी 3-4 वर्षों का ग्रेजुएशन होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो उसमें 2 वर्ष या 1 वर्ष जो भी जिन वर्षों की पढ़ाई आपने की है उसमें भी आपको सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा ये सारा कुछ दिया जाएगा। अमित जी किस तरह से देखते हैं इन सारी चीजों को, संक्षेप में हम जानना चाहते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति तो समकालीन समय की आवश्यकता प्रतीत होती है। जिस तरह की व्यवस्था 5, 3 और 4 की व्यवस्था बनाई गई है, यह व्यवस्था अपने आप में एक बड़ा ही सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने वाली है, क्योंकि बच्चे के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब वो शिक्षा ग्रहण शुरू करता है और कब वो जाके शिक्षा का अंत करता है। तो एक बना कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें आपको अगर 3 साल में आपने नहीं किया तो ग्रेजुएशन नहीं होगा। अब ग्रेजुएशन के स्तर पे भी डिप्लोमा है, बैचलरेट है, उसके बाद आपके पास ऑनर्स की डिग्री है। तो ये एक बड़ा व्यापक एक नजरिया इस शिक्षा नीति में अपनाया गया है कि बच्चे की सर्वांगीण विकास को शिक्षा प्रारंभ करने से लेकर शिक्षा के अंत तक हम किस तरीके से सुनिश्चित करें। वो प्राथमिक स्तर पे भी है, माध्यमिक स्तर पे भी है, उसके साथ साथ आपके उच्च शिक्षा से भी जुड़ी हुई है, और तीनों तरह की शिक्षाओं के बीच में आपस में एक समन्वय भी स्थापित किया गया है। पहले के समय में इस तरह का समन्वय देखने को नहीं मिलता है। अभी आपने भी कुछ देर पहले कहा कि बोर्डों का एक बहुत बड़ा जंजाल इस पूरे भारतवर्ष में है। अलग अलग राज्यों के अपने अपने बोर्ड हैं, उनका अपना सिलेबस है। इस तरह की जो सार्वभौमिकता से शिक्षा दूर हो रही है उसको भी इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से लाने का प्रयास किया गया है। तो ये छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था बनाने का एक बहुत ही सार्थक प्रयास हुआ है, और जो कि भारत को एक नए विकास के मार्ग पर ले जाने में बहुत सार्थक सिद्ध होगा। बिल्कुल, अगर हम कहें तो व्यापक अर्थों में शिक्षा हमारी दृष्टि है, शिक्षा हमारे ज्ञान का स्रोत है, और शिक्षा ही हमारे परम वैभव पर पहुंचने के लिए एक आधार है। निश्चित रूप से बीते वर्षों में जो भी शिक्षा व्यवस्था रही हो, लेकिन अगर ज्ञान के इस क्षेत्र को और अधिक मजबूत करना है, हर व्यक्ति तक ज्ञान को पहुंचाना है, और गुणवत्ता परक ज्ञान, साथ ही सार्वभौमिक ज्ञान, जिससे कि राष्ट्र का एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय बोध भी जागृत हो सके। इसके लिए नई शिक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से आने वाले समय में एक परिवर्तनकारी होगी, और इसी आशा और उम्मीद के साथ हम लगातार इस नई शिक्षा नीति के अनेक विषयों और नए उपायों पर चर्चा करते रहेंगे। स्टूडियो में हमारे जो मेहमान आए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर किसी और विषय पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।